this is part 5 of structure of atom. In this video I will discuss all the formulas and important points of the chapter structure of atom. Part 1, 2, 3, 4 I have already discussed. Okay. Now in the previous video I have discussed about conclusions of Rutherford atomic model. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कंक्लूजन्स तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. इस वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब. एनर्जी जो है वो एमिट मतलब निकलना, एब्जॉर्ब मतलब आप समझ ही गए होंगे एब्जॉर्ब होना. तो एमिट होती रहती है और एब्जॉर्ब होती रहती है डिसकंटिन्यूअसली, discontinuously, not continuously, discontinuously in the form of small packets के फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली एमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है, और उसको बोल रहे हैं हम क्वांटा. जो पैकेट्स है स्मॉल पैकेट्स उसको बोलते हैं हम क्वांटा. सिंगुलर फॉर्म है क्वांटा की क्वांटम, या फोटोन्स भी बोलते हैं हम जब सनलाइट के होती है तब. सनलाइट के केस में हम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम. जब आपसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पूछी जाएगी तब आपको यही तीनों पॉइंट नोट करने होंगे. ठीक है. द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और फोटोन, हर क्वांटम की या हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. न्यू को जब हम देखिए, जब हम यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करेंगे और इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर एक हमें कांस्टेंट लगाना होगा. वो कांस्टेंट है यहाँ पर h. इसको बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट. सो E इज इक्वल्स टू h न्यू वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. ठीक है. 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34. 6.6 भी लर्न कर सकते हो आप. 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34. टोटल एनर्जी जो एमिट होती है या जो एब्जॉर्ब होती है वो होती है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू. जो एनर्जी ये वाली हमने देखी ये E, और इसमें n और ऐड कर देते हैं. n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स. n इज ए नंबर ऑफ फोटोन्स. तो ये हो जाता है n और E की जगह हम लिखते हैं h न्यू. तो टोटल एनर्जी हो जाती है NH न्यू वेयर n इज अ नंबर ऑफ फोटोन्स, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी. ओके. दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम है. ये देखिए ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लीजिए. Those radiations which consist of electric and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of light. वो radiations जिसमें electric और magnetic field एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और जो लाइट का प्रोपिगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होती है. दिस इज परपेंडिकुलर का साइन है ये. ठीक है. एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये एक नंबर में आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में. दोज रेडिएशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, और जो लाइट का प्रोपिगेशन है उसके परपेंडिकुलर भी होती हैं. उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड की जो लाइट की स्पीड है उससे ट्रैवल करती हैं. दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये लाइट की स्पीड है. इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए. जो लाइट की स्पीड है उसी स्पीड से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ट्रैवल करती हैं. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं. व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम होता है जहां पर एयर नहीं होती है. जब सारी व्हेन ऑल
The electromagnetic radiations are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. When all the electromagnetic radiations are arranged, जब सारी electromagnetic radiations को हम arrange करते हैं increasing order of wavelength में and decreasing order of frequency में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन दिस इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, आप उसको देखिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। व्हेन सो आगे देखिए व्हाट इज, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें छोटा सा बना हुआ है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो में। आगे देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट which can emit or absorb all types of radiations। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो एमिट करती है, निकालती है, एब्जॉर्ब करती है सभी तरीके की रेडिएशंस को। जो रेडिएशंस एमिट होती है ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी से, उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक पॉइंट से एक सेकेंड के टाइम पीरियड में जो नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड, या इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकेंड और हर्ट्ज। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। वो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है द टाइम इन विच वन वेव इज पास थ्रू अ पॉइंट, बस द टाइम इन विच वन वेव इज पास थ्रू अ पॉइंट, वो टाइम जिसमें एक पॉइंट से, वो टाइम कितना टाइम लग रहा है एक पॉइंट से एक वेव को पास होने में, एक वेव को पास होने में एक पॉइंट से जो टाइम लग रहा है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है सेकेंड। और इसका एक फॉर्मूला है, देखिए टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू, ये इसका फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये न्यू के, न्यू इज व्हाट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। So next is wavelength. Wavelength, the distance between two adjacent crest or trough, ये है wavelength। दो adjacent crest और trough के बीच की जो distance होती है वो होती है wavelength, और इसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट भी है मीटर। नेक्स्ट इज वेव नंबर, न्यू, और ऊपर एक वो बार लगा देते हैं, न्यू बार है ये, इससे न्यू बार से वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो वेव नंबर के इक्वल होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होती है पर मीटर, यूनिट है इसकी वेव नंबर की पर मीटर। c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इज c इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, एंड न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तो आप 1 अपॉन वेवलेंथ करके वेव नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, ओके।
ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट द एनर्जी of a mole of photons whose frequency is 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, और आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। एनर्जी इन वन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। एच की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। न्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। अब आपसे लेकिन पूछी है 1 मोल की एनर्जी, 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी। तो एनर्जी इन्हें 1 मोल ऑफ फोटोन्स, 1 मोल के लिए हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगेड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। जो आपका आंसर आया है 1 फोटोन की एनर्जी वाला, उसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगेड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 से, आपकी 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। वेव नंबर आपसे पूछा है। सबसे पहले हमें वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, लैम्डा की, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लैम्डा चाहिए वेव नंबर फाइंड करने के लिए। न्यू हमारे पास है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं c अपॉन न्यू। देखिए c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट c, ये हमें पता होती है 3 c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और न्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4 इंटू 10 टू दी पावर 14। सो आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा करेंगे, यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि लैम्डा डिनोमिनेटर में है इसलिए इसका हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 ऊपर आ जाएगा और 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके चलिए अब आगे देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। When a sufficient amount of energy strikes on it, जब एक पर्याप्त मात्रा में एनर्जी हम उसको देंगे तब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को, जो इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Very important definition, photoelectric effect, the ejection of electron from any metal surface when a sufficient amount of energy strikes on it, these ejected electrons are called photoelectrons. नोट डाउन कर लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लर्न कीजिए। ओके, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, अब जो कम से कम हमें एनर्जी रिक्वायर है ना, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है, एक मिनिमम एनर्जी होती है, मतलब एक लिमिट है उस एनर्जी की। ये नहीं है हम किसी भी एनर्जी पर निकालनी शुरू कर देंगे, जब तक उस एनर्जी की लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे हम तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से, उसको बोलते हैं हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उस मिनिमम एनर्जी को बोल रहे हैं हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब देखिए इन एंड जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो उससे रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी होती है एच न्यू, तो जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोल रहे हैं न्यू नॉट। ठीक है, उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोल रहे हैं हम, न्यू नॉट बोल रहे हैं उसको।
तो द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी एंड द रिलेटेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है. E की वैल्यू है एच न्यू, ई नॉट की वैल्यू होगी एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर. सो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एच न्यू यहाँ से हम देखिए इस एच न्यू नॉट को अगर हम इधर ले जाएंगे इक्वल के इस साइड में तो यहाँ पर ये माइनस की हो जाएगी. तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. एच हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से. सो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, आप ये याद कर लीजिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए. ये इसका फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आगे देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम. It is the spectrum obtained by the radiations emitted or transmitted by any atom. ये जो स्पेक्ट्रम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम है जो हमें ऑब्टेन्ड होता है रेडिएशन से हमें ऑब्टेन्ड होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो एमिट हो रही है मतलब निकल रही है और जो ट्रांसमिट हो रही है ट्रांसफर हो रही है बाय एनी एटम, किसी भी एटम से. इनको हम टू टाइप्स की होती हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम. एक होती है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ सैंपल इज हीटेड और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गिवन टू इट. दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, ये स्पेक्ट्रम कब हमें मिलता है जब हम किसी भी सैंपल को हीट करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको जब हम देते हैं. दिस स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए ये एक सैंपल है आपका. इस सैंपल को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो. ठीक है, जब हम इसको किसी भी सैंपल को हीट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब क्या हो रहा है, द रेडिएशंस एमिटेड बाय इट, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं. ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं आर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म. इन रेडिएशंस को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हैं एंड एनालाइज्ड ऑन अ डिटेक्टर. ये एक डिटेक्टर है, इस पर हम इनको एनालाइज कर रहे हैं. इस स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड. ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर्ड डिटेक्टर है ये ब्लैक बैकग्राउंड. इस पर हमें कलर्ड लाइंस हमें ये ऑब्टेन्ड होती हैं. ये इसमें लर्न करना है कि कलर्ड लाइंस हमें मिल रही हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड पर. इट कैन बी ए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है ये, इसको कंप्लीट लर्न होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है जब हम किसी भी सैंपल को गर्म करते हैं या उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं उसको हम पास करते हैं एक प्रिज्म के थ्रू उसको पास करते हैं डिटेक्टर पर, एनालाइज करते हैं. इस स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व हो रही हैं. ये कंटिन्यूअस हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है. दूसरा हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये दो टाइप के होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Next is absorption spectrum. So absorption spectrum में this spectrum is obtained जब हम white light को, किसी भी सोर्स से white light आ रही है, किसी भी सोर्स से white light निकल रही है और उसको हम पास कर रहे हैं एक सैंपल के थ्रू. ये एक सैंपल है आपका, इस white light से जो सोर्स से white light निकल रही है उसको आप सैंपल के थ्रू पास कर रहे हो एक प्रिज्म में. सैंपल के थ्रू व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म में पास करते हैं और डिटेक्टर पर एनालाइज करते हैं. दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ सैंपल पर पास हो रही है. सैंपल में से पास करवाते हैं हम उसको व्हाइट लाइट को एंड ट्रांसमिटेड लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू
पास करते हैं, पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। जो ट्रांसमिटेड लाइट है सैंपल में से जो बाहर निकल रही है उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हैं। एंड एनालाइज्ड ऑन अ डिटेक्टर, और ये आपका डिटेक्टर है, इस पर आप एनालाइज करते हो, ठीक है। इन दिस केस ब्लैक लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ कलर्ड बैकग्राउंड, यहाँ पर हमें ब्लैक लाइन्स ऑब्जर्व होती हैं कलर्ड बैकग्राउंड पर। ये वाला बैकग्राउंड आपका कलर्ड है, इस पर ब्लैक लाइन्स ऑब्जर्व हो रही हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइन्स ऑब्जर्व होती हैं। और पीछे जो हमने देखा था एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें हमें कलर्ड लाइन्स ऑब्जर्व हो रही थी ब्लैक बैकग्राउंड पर, उसमें हमें कलर्ड लाइन्स ऑब्जर्व हो रही थी ब्लैक बैकग्राउंड पर, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बाद। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड होता है। पाशन ब्रैकेट और पैशन ब्रैकेट फुंड जो इंफ्रारेड रीजन है, बामर आपका विजिबल रीजन है, लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट रीजन है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये रिडबर्ग फॉर्मूला होता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन 5 एनर्जी लेवल्स आर नेम which are as follows: when an electron shows transition from any higher level to any lower level, then it is given by the Rydberg formula. Rydberg constant is 109677 per centimeter. Nu bar is equals to 1 upon lambda is equals to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square. ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, इसलिए ये जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। r एक रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर। n1 इज लोअर लेवल, n2 इज हायर लेवल एंड z इज एटॉमिक नंबर हियर, ओके। अब जो हमने पीछे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, ये उसकी लिमिटेशंस हैं। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस हैं ये। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम when any charged particle like electron revolves around another charged particle like nucleus, then it loses energy and finally it falls in the nucleus. इसका मतलब क्या हो गया? It was unable to explain, ये हम explain नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की हम स्टेबिलिटी को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जैसे रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि जब कभी भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, देखिए जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अनदर चार्ज्ड पार्टिकल लाइक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जब चार्ज्ड पार्टिकल रोटेट करे, वो रिवॉल्व करेगा, तो जब ये रिवॉल्व करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल अराउंड अनदर चार्ज्ड पार्टिकल लाइक न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तब वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। देन इट लूजेस एनर्जी और फाइनली वो फॉल हो जाता है इन द न्यूक्लियस। यहाँ से आते 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 वो न्यूक्लियस में, यहाँ से आएगा, इस तरीके से आते आते वो पास पास आता जाएगा और न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। सो इट वाज पॉइंट नंबर 1 है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन का। अच्छे से देखिए, it was unable to explain the stability of an atom when any charged particle like electron revolve around another charged particle like nucleus, then it loses energy and finally it falls in the nucleus. It was unable to explain the spectrum of an atom. इन्होंने spectrum of an atom को explain नहीं किया। It was unable to explain the electronic distribution in different energy level. अलग अलग एनर्जी लेवल में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद आ जाता है बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल है पॉइंट नंबर 1। देखिए, इन एन एटम जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इन एन एटम द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और मास भी अंदर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम मास नहीं देखते, मास लेस होते हैं,
और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास हम देखते हैं। ठीक है, तो जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है। पॉजिटिव चार्ज किसका होता है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन दोज एनर्जी लेवल्स, उन एनर्जी लेवल्स में इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसे एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। इन एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होता। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना MVR फॉर एनी एनर्जी लेवल मस्ट बी इक्वल टू द मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी एनर्जी लेवल का वो इक्वल होता है टू द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। एन क्या है यहाँ पर? होल नंबर। देखिए इसके बारे में मैं आपको एनर्जी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। एनर्जी जो होती है किसी भी अनंत शेल की उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला En इज इक्वल्स टू, ये छोड़ दीजिए आप, -2.18 इंटू 10 टू दी पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। याद रखिए ये जूल पर एटम में है और ये किलो जूल पर मोल में है। ये मैंने अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगी इसको ठीक से। -1312 अपॉन एन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है किलो जूल पर मोल। और रेडियस ऑफ एनी nth शेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर से। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लिप करता है, ये मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बोहर मॉडल के पॉइंट्स में लिखे जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैन फ्लिप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी और कैन जंप बैक टू लोअर लेवल बाय एमिटिंग द एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लिप करता है फ्रॉम लोअर लेवल से हायर लेवल पर बाय एब्जॉर्ब करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंच जाएगा। और कैन जंप बैक टू लोअर लेवल, वो अपर लेवल से लोअर लेवल पर भी आ सकता है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को बाहर निकालेगा, एमिट करेगा लोअर लेवल बाय एमिटिंग द एनर्जी। एंड दिस एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लॉस एनर्जी इज गिवन बाय, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो या एमिट कर रहा है एनर्जी वो होती है डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। यहाँ पर E2 है आपकी एनर्जी ऑफ हायर लेवल, E1 है एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। ये इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बोहर मॉडल की लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल का पॉइंट नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम। अगर हम हीलियम का देखेंगे ना तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो He पॉजिटिव बन जाएगा, उस पर He पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या Li2 पॉजिटिव, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन इस पर बचेगा तो ये Li2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अवेलेबल है, एप्लीकेबल है He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज अनेबल टू गिव द स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा नहीं दे सकता ये। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को ये एक्सप्लेन नहीं करता इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर एटॉमिक मॉडल। और जो ये होता है ना स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टार्क इफेक्ट। एंड इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है उसको जीमन इफेक्ट बोला जाता है। तो ये स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता। या आपसे एक एक नंबर में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट की। ठीक है, वैसे ये लिमिटेशंस हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स के। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, फोर्थ पॉइंट है इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसने मॉलिक्यूल की शेप भी नहीं बताई थी। ठीक है, अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे पार्ट्स देखेंगे
कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अब आगे में क्वेश्चंस भी करवा दूंगी इसके, आपको फिर कहीं कुछ और देखने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, बुक पढ़िए अपनी, और अच्छे से एग्ज़ाम